हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम 2020 के लिए जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। जो भी बच्चे सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इसकी जो परीक्षा की तिथि है ये घोषित कर दी गई है। दिसंबर 2020 में परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। देखिए दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6392409447। इस व्हाट्सअप नंबर पर एक ग्रुप बनाया गया है और इस ग्रुप में डेली लाइव टेस्ट लिया जाता है। बिहार की ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, डिफेंस की सभी परीक्षाओं के लिए रात के 10 बजे लाइव टेस्ट लिया जाता है। और जो लाइव टेस्ट की जो फीस है वो है 100 रुपये। तो ये आप 100 रुपये हमें इस पेटीएम नंबर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और लाइव टेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए, पेटीएम नंबर है 6392409447। ये हमारा पेटीएम नंबर है। इस पर आप फीस ट्रांसफ़र कर सकते हैं और लगातार 1 महीने तक लाइव टेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था लाइव टेस्ट का जो टाइम है वो है रात के 10 बजे। यानी कि ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए लाइव टेस्ट लिया जा रहा है। तो जल्दी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा पेटीएम नंबर है, जल्दी से आप फीस ट्रांसफ़र कर सकते हैं 100 रुपये। व्हाट्सअप नंबर जरूर सेव कर लें आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे प्राचीन इतिहास से वैदिक सभ्यता के। क्वेश्चन की गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। तो गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। देखिए, गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐत्रेय एवं कौष्टकी नामक ब्राह्मण ऋग्वेद का, शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद का तथा पंचविंश या तांड ब्राह्मण सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म से रहेगा। क्वेश्चन है कि नयनार कौन थे। तो नयनार शैव धर्मानुयायी थे। दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकाल में भगवान विष्णु की उपासना करने वाले अलवार और भगवान शिव की उपासना करने वाले नयनार कहलाए। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, वल्लभी विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है। तो वल्लभी विश्वविद्यालय ये गुजरात में स्थित है। वल्लभीपुर प्राचीन भारत का एक नगर था जो 5वीं से 8वीं शताब्दी तक मैत्रक वंश की राजधानी रहा। ये पश्चिमी भारत के सौराष्ट्र में और बाद में गुजरात राज्य के भावनगर के बंदरगाह पश्चिमोत्तर में खंपात की खाड़ी के मुहाने पर स्थित था। मान्यता अनुसार इसकी स्थापना 470 ईस्वी में मैत्रक वंश के संस्थापक सेनापति भट्टाराक ने की थी। जहाँ की प्रसिद्धि का महत्वपूर्ण कारण वल्लभी विश्वविद्यालय था जो तक्षशिला तथा नालंदा की परंपरा में था। अगला क्वेश्चन, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। ये स्थित है कार्ले में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले लोनावाला महाराष्ट्र में स्थित है। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा ये मौर्य एवं मयोत्तर काल से रहेगा। क्वेश्चन है कि सप्तपर्णी गुफा ये कहाँ पर स्थित है। सप्तपर्णी गुफा राजगृह में स्थित है। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासन काल में राजगृह स्थित सप्तपर्णी गुफा में 483 ईस्वी पूर्व में संपन्न हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकंपस ने की थी। इस संगीत में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक और सुत पिटक में विभाजित किया गया था। छठा क्वेश्चन, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी। तो द्वार समुद्र ये होयसल वंश की राजधानी थी। तो होयसल राज्य की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान जो नाम है वो है हलेबीड, जो कर्नाटक के हासन जिले में है। जबकि वनवासी कदम की राजधानी थी वह तलकांड या कुबलाडुंगों की राजधानी थी। काकतीय वंश का संस्थापक बीमा प्रथम था जिसने नलगोंडा हैदराबाद में राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अम्मकोट थी। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल तथा वर्धन वंश से रहेगा। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो महाभारत मूल रूप से जय संहिता के नाम से जानी जाती थी। महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि वेदव्यास के द्वारा। पहले इसमें केवल 8800 श्लोक थे और इसका नाम था जय संहिता। बाद में यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अतः इसमें 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सप्तशास्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। यह 18 पन्नों में विभक्त है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ऑप्शन ए, भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी अभिलेख में पुष्यमित्र एवं हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। यह अभिलेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान पर प्राप्त हुआ था। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में हुआ था, जिसमें हूणों को स्कंदगुप्त ने बुरी तरह परास्त किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? नीचे दिए कोड का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। तो देखिए गाइस, बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा। प्रियदर्शिका, नागानंद और हर्षचरित, ऑप्शन बी। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, हर्ष को विद्वानों के संपोषक के रूप में नहीं बल्कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 नाटकों के रचयिता के रूप में भी याद किया जाता है। उसे साहित्यकार सम्राट कहा गया है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब हमारे जो क्वेश्चन आएंगे मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन पहला आपका रहेगा मुगल साम्राज्य से। क्वेश्चन है, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? ऑप्शन ए, दारा शिकोह। शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद दारा शिकोह ने सिर ए अकबर नाम से किया था। इसके अंतर्गत 52 उपनिषदों का अनुवाद हुआ। दारा को उसकी सहिष्णुता व उदारता के लिए लेनपुल ने लघु अकबर की संज्ञा प्रदान की है। शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद की उपाधि प्रदान की थी। गाइस, अब हमारा क्वेश्चन रहेगा आधुनिक इतिहास से, स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन से। क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के मध्य भारत के वायसराय रहे। इन्हीं के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था। तो ये प्रभावी हुआ था ऑप्शन सी, 18 जुलाई 1947 ईस्वी को, ऑप्शन सी। ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था सन 1905 ईस्वी में। इसके बारे में जान लेते हैं। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी, किसके द्वारा? ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। फूट डालो राज करो की नीति की जिम्मेदारी सामान्य तौर पर लॉर्ड कर्जन को माना जाता है, मगर लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी के अनुसार लॉर्ड मिंटो को फूट डालो राज करो की रणनीति अपनाने वाला बताया गया है। 15वां क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी का मुख्यालय था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिसमें इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 ईस्वी के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का भी आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे: बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन,
इनमें से किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी दी ग्रैंड ओल्ड मैन धन के बहिर्गमन सिद्धांत के सबसे पहले सर्वाधिक कट्टर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दी वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा द ऑन दी कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन भारतीय संविधान का अध्यक्ष था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नवनिर्मित संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार 31 दिसंबर सन 1929 को लहराया गया। दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव के पारित होने के बाद नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया, जिससे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा। कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने रावी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा झंडा फहराया। 20वां क्वेश्चन, भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? तो भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय सम्मेलन के संदर्भ में 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में पहुंचे थे। इसी जिले के पोचमपल्ली गांव में विनोबा जी ठहरे थे। इस गांव में प्रवास के दौरान गांव के 40 हरिजन परिवारों के लिए भूमि की समस्या का समाधान तलाशते समय इसी गांव के जमींदार रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव दिया। यह स्वतः स्फूर्ति प्रस्ताव ही भूदान आंदोलन की उत्पत्ति का स्रोत बना। अक्टूबर 1951 से 1957 तक विनोबा जी ने पूरे भारत में 50 मिलियन एकड़ भूमि भूमिहीनों के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया। अब देखिए, यहाँ से हम लोग भारत का भूगोल से भौतिक संरचना, अपवाह तंत्र, मानव भूगोल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन है कि शुष्कता दशा संदर्भित है। ऑप्शन बी निम्न आर्द्रता से। शुष्कता दशा का जन्म निम्न आर्द्रता के कारण होता है। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता को ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन डी अफ्रीका महाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रमुख महाद्वीप हैं एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है महानदी। महानदी 858 किलोमीटर लंबी नदी है। इसका जल प्रवाह क्षेत्र 1,41,589 वर्ग किलोमीटर है। यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा से निकलकर पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई कटक ओडिशा के निकट बड़ा डेल्टा बनाती है। 24वां क्वेश्चन, वेतवा नदी मिलती है। तो वेतवा नदी यमुना नदी से मिलती है। वेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पर्वत श्रेणी से उद्गमित होती है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। यह हमीरपुर उत्तर प्रदेश में आकर यमुना में मिल जाती है। यमुना की अन्य सहायक नदियां केन व चंबल है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 25वां क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य समुद्र किनारे पर हैं? 9। भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। ये राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य है गुजरात। इसकी समुद्री तट रेखा है 1600 किलोमीटर लंबी है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग मानसून, वन, मिट्टी, सिंचाई परियोजनाएं, कृषि से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के निक्षेपण से होता है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। इस मिट्टी में पोटास एवं चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। भारत में उत्तर का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र एवं गोदावरी का मैदान, कावेरी का मैदान आदि जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से बने हैं।
इस मिट्टी में गेहूं, धान, अरहर, चना, मसूर, आलू, मक्का आदि उगाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत बांगर एवं खादर मिट्टी आते हैं। जलोढ़ सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। अगला क्वेश्चन, साधारणतः ओरोवैकी खरपात पाया जाता है तंबाकू के खेत में। वैज्ञानिक भाषा में ओरोवैकी या हिंदी में आज्ञा के नाम से जाने जाने वाला यह परजीवी किस्म का पौधा है जो कि तंबाकू के अलावा चना, सरसों, टमाटर, जीरे की फसल को भी चौपट कर जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। तो सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन के दाने में पाई जाती है। सोयाबीन मानव पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए बहुउपयोगी खाद्य पदार्थ है। सोयाबीन एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत है। इसमें 33% प्रोटीन, 22% वसा, 21% कार्बोहाइड्रेट, 12% नमी तथा 5% भस्म होती है। सोयाबीन के एमीगोनी अंग की संरचना पशु प्रोटीन के समकक्ष होती है। अगला क्वेश्चन, बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है 20 से 30 किलोग्राम हेक्टेयर। बासमती भारत की लंबे चावल की एक उत्कृष्ट किस्म है। इसका वैज्ञानिक नाम आरोग्या सेटिवा है। यह अपने खाद्य स्वाद और मोहक खुशबू के लिए प्रसिद्ध है। भारत चावल की इस किस्म का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक दोनों है। यह चावल दो प्रकार का होता है, श्वेत और भूरा। इसकी रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है। ऑप्शन सी, देशों में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। यह अवमूल्यन परिस्थितियों के अनुसार सरकार स्वयं करती है। देश में निर्यातों का बढ़ाना एवं आयातों का घटना मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है। तो दोस्तों, ये थे आपके सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ परीक्षा 2020 के लिए जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के टॉप 30 क्वेश्चन। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।